हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी के सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। हमने इंडियन पॉलिटी में क्या क्या पढ़ लिया? हमने इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, प्रीएम्बल पढ़ लिया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ लिया, सिटीजनशिप पढ़ लिया। अभी हमारा चल रहा है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 12 एंड 13 जो फंडामेंटल राइट्स में वो पढ़ लिया। फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। हमने देखा अभी करंटली हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उनमें हमने फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 to 18 है वो हमने पढ़ लिया। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 से 22 तक है, सेकंड फंडामेंटल राइट पढ़े। अब हम थर्ड फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे आज, जो क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, वो हमें आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 और 24 में। अगर आप अभी तक आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो जाइए पहले वो लेक्चर देख के आइए। हम देख रहे हैं थर्ड फंडामेंटल राइट जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 और 24 के अंडर है। ठीक है, अब आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 है वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है, दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, अब आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग करना और फोर्स्ड लेबर जो बंधुआ मजदूरी है वो दोनों को ही प्रोहिबिट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि स्टेट को ही प्रोहिबिट करता है, ये इंडिविजुअल को भी प्रोहिबिट करता है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से ज़बरदस्ती कोई काम करवाए बिना वेजेस दिए, या फिर उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसको इन्वॉल्व करे, तो उस चीज़ से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल अंडर 23 के अंडर प्रोहिबिट करता है। ठीक है, अब जो स्लेवरी है वो एक्सप्लिसिटली तो इसमें मेंशन नहीं है कि स्लेवरी को ये प्रोहिबिट करता है कि नहीं करता, बट इट कवर इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, स्लेवरी भी ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग के अंदर ही कवर होता है। अब हमने ये तो देख लिया ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है। भाई, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का क्या मतलब होता है? तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में इंक्लूड होता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, विमेन, चिल्ड्रन लाइक गुड्स। ठीक है, मतलब मेन, विमेन या चिल्ड्रन कोई भी हो, उनको गुड्स की तरह सेल या बाय करना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, इंक्लूड प्रोस्टिट्यूशन, मतलब इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड चिल्ड्रन, विमेन और चिल्ड्रन की इमोरल ट्रैफिकिंग अगर करी है तो वो भी ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में आता है, वो भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, इसमें प्रोस्टिट्यूशन भी इंक्लूड है। प्रोस्टिट्यूशन इंक्लूड है मतलब अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में धकेल रहा है या उससे ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ करवा रहा है तो वो प्रोहिबिट है। एक देवदासी सिस्टम जो है, ये पहले होता था, देवदासी जैसे मंदिरों में होती थी कुछ, किसी भी लॉर्ड के लिए कोई एक दासी परमानेंट उनसे शादी होती थी, उसी टाइप से एक देवदासी सिस्टम होता था, तो ये भी प्रोहिबिटेड है। अगर आपको देवदासी सिस्टम को अच्छे से समझना है तो एक शो आता था, आई डोंट नो कौन से चैनल पे आता था, उसका नाम था कृष्णदासी। सेम कॉन्सेप्ट है वो, अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। अब इसमें हमें देखना है कि भी प्रोस्टिट्यूशन इंक्लूड है, लेकिन फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन इंक्लूड नहीं है। फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड है। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो हमारी कंट्री में लीगल है या नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए प्रोस्टिट्यूशन जो है वो हमारी कंट्री में लीगल है। ठीक है, लीगल है, लेकिन उसकी ट्रैफिकिंग जो है फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन की वो इलीगल है। मतलब अगर कोई प्राइवेट पर्सन है या प्राइवेट कोई वुमेन है या प्राइवेट कोई भी है, इंडिविजुअल अगर वो प्रोस्टिट्यूशन करना चाहे तो वो कर सकती है, वो लीगल है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती उसे प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में धकेले तो वो इलीगल। प्रोस्टिट्यूशन एज अ इंडिविजुअल लीगल है, बट नो पिम्स, ब्रोथेल्स या रिस्ट्रिक्शन ऑन सोलिस्टिकेशन। ठीक है, मतलब अगर कोई भी दलाल, जिस पिम्स को अगर हम हिंदी में बोले तो दलाल की, अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में धकेले, किसी भी गर्ल या वुमेन को, तो वो लीगल नहीं है। ब्रोथेल्स लीगल नहीं है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना प्रोस्टिट्यूशन की, वो भी
लीगल नहीं। रिस्ट्रिक्शन ऑन सोलिस्टिकेशन, मतलब कोई अपने लालच के लिए, अपनी ग्रीड के लिए किसी और को ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में धकेले, वो चीज़ लीगल। प्रोस्टिट्यूशन लीगल है एज अ इंडिविजुअल लेवल, अगर वो अपनी मर्ज़ी से उस प्रोफेशन में जा रही है तो वो लीगल है। बट अगर उसको कोई ज़बरदस्ती ले जा रहा है या फिर कोई लालच के कारण उसे ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में धकेला है तो वो चीज़ इलीगल है, ठीक है। फोर्स प्रोस्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल नहीं दिया है। उसको लेकर 2 एक्ट भी बनाएंगे, सीता एंड पिता एक्ट। सीता एक्ट 1956 में बना था, जो है सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ठीक है। उसी में कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चीज़ें जो रह गई थी उसी में अमेंडमेंट्स करके नेक्स्ट एक्ट बनाया गया, पिता एक्ट 1986, जिसका मतलब है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ठीक है। अब जो इंडिया में तो प्रोस्टिट्यूशन लीगल है बट फोर्स प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है। जो थाईलैंड है उसमें भी प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। अब प्रोहिबिट्स बेगार, आर्टिकल 23 जो क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, दो जो ऐसे ह्यूमन ट्रैफिक और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। तो बेगार फोर्स लेबर को ही बोलते हैं, जिसके अंदर भाई आपको ज़बरदस्ती काम करवाए और आपको कोई वेजेस भी ना दे। तो फोर्स लेबर के लिए एक एक्ट पास हुआ था 1976 में, जिसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट। बॉन्डेड लेबर मीन्स बंधुआ मजदूरी, ओके। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट एंड फोर्स लेबर। एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिली हुई है और उस टाइम आपको अगर काम करवाया जा रहा है आपसे और आपको कोई वेजेस भी नहीं दिए जा रहे, तो वो इसके अंडर, इस एक्ट के अंडर काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज, एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे। मतलब स्टेट जो है कोई भी सोशल सर्विस या मिलिट्री सर्विस के लिए आपको काम करवा सकता है जिसके लिए वो आपको कोई पेमेंट नहीं देगा, तो स्टेट को ये परमिशन है। जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई है तो उसके आसपास के लोगों को या फिर आप अपने सिटीजन्स को, उसके आसपास के लोगों को स्टेट जो है वो बोलेगी कि भई आप इन सब की हेल्प करो, मदद करो, इन सबको यहाँ से इवैक्यूएट करने में हेल्प करो, तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट आपको कोई पेमेंट नहीं देगी, तो उस वक्त वो आपको फोर्स कर सकती है कि आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए भी जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास, ठीक है। तो इसमें भी गवर्नमेंट जो स्टेट है वो उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती इन चीज़ के बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि सिर्फ ये क्लास के लोग ही हैं जो सोशल सर्विस करें, वो सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, ठीक है। चिल्ड्रंस का जो फैक्ट्रीज़ में काम करना है उसको प्रोहिबिट करता है, मतलब एक चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। इसके लिए एक चाइल्ड लेबर एक्ट भी बना था, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है बिलो 14 ए चाइल्ड प्रोहिबिटेड बीइंग एम्प्लॉयड इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज़। मतलब अगर कोई 14 ईयर्स से नीचे का चाइल्ड है वो हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉय नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, मतलब कि जो नॉन हजार्डियस जगह हैं वहाँ वो काम कर सकता है। तो इसको फिर दोबारा अमेंड किया गया। अमेंड किया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसमें रेगुलेशन एंड अमेंड, पहले वाले में था कि जो 14 साल से नीचे का जो भी चाइल्ड है वो हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा तो काम कर सकता है। तो इसको अमेंड करके 2016 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें बोला गया एन एक्ट टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स इन हजार्डियस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। इसमें बोला गया है कि चिल्ड्रन जो भी 14 ईयर्स से नीचे हैं वो उनको सभी ऑक्यूपेशन, मतलब चाहे वो हजार्डियस हो या नॉन हजार्डियस हो, उसमें काम करने की इजाज़त नहीं है, उसमें उनको प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और जो एडोलेसेंट्स है 14 to 16 उनको हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉय करना प्रोहिबिटेड है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो चाइल्ड हेल्प कर सकता है, अगर उसका खुद का कोई फैमिली बिजनेस हो या फिर कोई भी वर्क हो, वो छुट्टियों में या स्कूल आवर्स के बाद में, ठीक है। अगर वो वर्क एज एन आर्टिस्ट इन एन ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एड्स, फिल्म, टीवी सीरियल्स और एनी सच एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट द सर्कस, मतलब वो टीवी में, फिल्मों में, ऐसे में वो एक आर्टिस्ट की तरह काम कर सकता है अगर उसकी एज अंडर 14 हो, लेकिन इसको सर्कस इसमें इंक्लूड नहीं है, वो सर्कस में काम नहीं कर सकता।
अभी जो हमने 2 एक्सेप्शन देखे, उन एक्सेप्शन के बारे में ये बोला गया है कि ये जो एक्सेप्शन है ये किसी भी तरह उस स्टूडेंट की एजुकेशन को इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई ऐसे चाइल्ड को अगर काम पे रखता है तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज़ होंगे। इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, मतलब उसको 6 महीने से कम की सज़ा नहीं हो सकती, बट विच में भी एक्सटेंडेड टू 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा 2 साल तक उसकी सज़ा बढ़ सकती है। विद फाइन 20,000 to 50,000, फाइन जो है 20,000 से 50,000 से लग सकता है, और फाइन और इम्प्रिजमेंट दोनों साथ भी हो सकते हैं। Provided that parents or guardian of such children shall not be punished unless they permit such child for commercial purpose in contravention of the law, ठीक है। उसके पेरेंट्स को जब तक पनिश नहीं किया जाएगा जब तक उन्होंने उसको किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए काम करने के लिए ना भेजा हो, ठीक। अब ये जो एक्ट था 2016 वाला, इसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं, ठीक है। प्रोज क्या हैं? फर्स्ट टाइम एडोलेसेंट आर टॉक्ड अबाउट बाय दिस लॉ, पहली बार एडोलेसेंस के बारे में बात की गई। दिस लॉ टॉक्स अबाउट द पेनल्टीज हु एम्प्लॉयड चिल्ड्रन इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द लॉ, ठीक है। लॉ बनाया हुआ है प्रोहिबिट करने का, फिर भी अगर कोई उनको काम पे रखता है तो उनके लिए क्या पेनल्टीज़ है। टॉक्ड अबाउट पेनल्टीज़ फॉर दोज हु एम्प्लॉयड एडोलेसेंट इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द लॉ, ठीक है। जो एडोलेसेंट को काम पे रखता है उनके लिए पेनल्टीज़ का प्रावधान है। दिस लॉ इज़ इन आर एग्रीमेंट विद फंडामेंटल आर्टिकल 21A, ठीक है। इसमें एजुकेशन का प्रावधान भी है हमारे, ये लो उस जो हमारा एजुकेशन का प्रावधान है आर्टिकल 21A के अंडर, उसके साथ भी इसका एक एग्रीमेंट है, ठीक। अब इसके प्रोज हमने देख लिया, अब इसके कॉन्स क्या क्या हैं, ठीक है। क्रिटिक सेज इट इज़ अ लॉ विच अलाउ चाइल्ड लेबर, क्रिटिक कहते हैं कि एक ऐसा कानून है जो चाइल्ड लेबर को अलाउ करता है, मतलब आप इसमें कंडीशंस दे रखी है ना कि भाई इस 14 साल से नीचे का जो बच्चा है वो ऐसी सिचुएशन में काम नहीं करे, लेकिन वो ऑडियो विजुअल और उनमें काम कर सकता है, फैमिली बिजनेस में वो काम कर सकता है, ठीक है। चाइल्ड हेल्प इन हिज फैमिली एंटरप्राइज, अब इसमें दे रखा है कि चाइल्ड वो फैमिली बिजनेस में हेल्प कर सकता है, लेकिन यहाँ फैमिली बिजनेस को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इट इज़ लाइबल टू बी मिसयूज एंड अब्यूज, तो ये फैमिली बिजनेस है वो मिसयूज भी किया जा सकता है। दिस एक्ट डजंट डिफाइन नंबर ऑफ आवर्स फॉर वर्क, ठीक है। इस एक्ट ने आवर्स का डिफाइन नहीं किया कि कितने घंटे काम करेंगे, तो दिस एक्ट पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन गर्ल्स, ये गर्ल्स पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल देगा, क्योंकि अगर वो उनको स्कूल भेजना भी कंपलसरी एलिमेंट्री, वो स्कूल जाएंगे फिर फैमिली बिजनेस के नाम पे उन्हें घर आके डबल काम करना पड़ेगा। एडोलेसेंट डजंट एम्प्लॉयड इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। एडोलेसेंट्स के लिए कि वो हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ में इनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, बट हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ आर 88, पहले जो हैजार्डियस इंडस्ट्री में आती थी वो 88 आती थी 2016 से, बट नाउ आफ्टर 2016 ओनली 3 हैजार्डियस, ठीक है। अब ये तो पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ रखें, कल को ये 3 भी कम होकर 2 हो जाएंगी, ठीक है। दिस नंबर कैन रिड्यूस और इंक्रीज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन देयर ओन, तो ये उनकी मर्जी है, वो इसको घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, कल को एक भी हैजार्डियस इंडस्ट्री ना होगी। नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू रिक्वायर टू रिड्यूस द नंबर, कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं रिक्वायर होता इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ को कम या ज़्यादा करने में, ठीक है। हमने देखा चाइल्ड लेबर में क्या है भाई, चाइल्ड लेबर में यही है कि जो 14 ईयर्स से लेस देन है वो उनको आप कहीं भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते या उनको कहीं भी काम पे नहीं रख सकते, ठीक है। जो एडोलेसेंट्स है उनको आप हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ में नहीं रख सकते, लेकिन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ की नंबर ही इतना कम है कि उनको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट जो राइट है हमारा फंडामेंटल राइट, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भाई अब सारी चीज़ें दी हैं तो रिलीजन को भी परफॉर्म करने की फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए, ये हमें मिली है आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। फर्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 25 बताता है इंडिविजुअल रिलीजन के बारे में। इंडिविजुअल रिलीजन इन द सेंस फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कॉन्साइंस मतलब ये एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल है, मतलब आपका अंतर मन है, आप जिसे चाहें जिस भगवान को उस तरह से मानें, ठीक है। फ्री प्रोफेशन, आपका जो भी बिलीफ है, आपकी जो भी फेथ है, आप उसे आरामली ओपनली फ्रीली बोल सकते हैं। प्रैक्टिस, आप अपने जो भी बिलीफ, जो भी फेथ, जो भी रिचुअल्स आपके रिलीजन के वो आप कर सकते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आप अपने रिलीजन का लोगों को बता सकते हैं कि हमारा रिलीजन ऐसा है, मेरा रिलीजन ऐसा है, आप ओपनली फ्रीली बता सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? पब्लिक ऑर्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मॉरलिटी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिसेंसी, हेल्थ। अब हमें रिलीजन को फ्रीडम, हमें रिलीजन में फ्रीडम मिली कि हम उसे फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, कॉन्साइंस की प्रैक्टिस में, लेकिन उसमें हमें ये
राइट नहीं मिला है कि हम किसी का भी फोर्सफुल कन्वर्जन कराएं अपने दूसरे किसी रिलीजन में। किसी और का रिलीजन कोई और है और उसे हम फोर्सफुल कन्वर्जन कराएं अपने रिलीजन में, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं अवेलेबल। अब इस टाइम इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में सिरूरमंट केस में एक डॉक्ट्राइन ऑफ असेंशियलिटी दिया था। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ असेंशियलिटी का मतलब है कि किसी भी रिलीजन में क्या प्रैक्टिसेस हैं जो असेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं जो नॉन असेंशियल है, और ये असेंशियल और नॉन असेंशियल जो प्रैक्टिसेस हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ असेंशियलिटी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने शिरूरमठ केस 1954 में दी थी। ठीक है, अब सम फीचर्स ऑफ ए रिलीजन वेदर इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड और नॉट, देयर इज़ अ डॉक्ट्राइन ऑफ असेंशियलिटी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ असेंशियलिटी दी थी और उसी में दिया था एक असेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, अब असेंशियल फीचर ऑफ ए रिलीजन जुडिशरी स्टेट कांट टच। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी रिलीजन का जो असेंशियल फीचर है उसको जुडिशरी या स्टेट टच भी नहीं कर सकता। बट देयर आर नॉन असेंशियल फीचर्स वेयर स्टेट कैन इंटरफेयर और रिमूव और रिफॉर्म देम। लेकिन जो भी नॉन असेंशियल प्रैक्टिसेस हैं उनको जो स्टेट है वो रिमूव भी कर सकता है, रिफॉर्म भी कर सकता है और उसमें इंटरफेयर भी कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 में हमने देखा इंडिविजुअल के रिलीजियस बिलीफ्स पे बात हो रही थी, लेकिन आर्टिकल 26 जो है कलेक्टिव राइट्स पे बात करता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शेल हैव राइट। ठीक है, मतलब पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ को कोई हानि ना हो उसके अलावा फिर आपको राइट है, ये उसके रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन शेल हैव राइट, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं? टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। मतलब जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनको राइट है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपना खुद का इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, लेकिन उनके ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो दिए हुए हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उन पर लग सकते हैं। सेकेंड, उनके पास राइट है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, वो रिलीजन में अपने खुद के मैटर्स को खुद देख सकते हैं। टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। उनके पास राइट है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस टू द लॉ, और जो भी ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही एडमिनिस्टर होगी। ठीक है, हमने देखा आर्टिकल 25 है वो इंडिविजुअल बिलीफ, इंडिविजुअल रिलीजन के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 26 है वो कलेक्टिव राइट्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 27 बोलता है कि किसी भी पर्सन को कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो टैक्स पे करता, हमारे टैक्स कलेक्शन में क्या है कि भाई टैक्स पे किया है, सिटीजन से टैक्स लिया है तो वो टैक्स को उन्हीं के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करती है। लेकिन अगर वो रिलीजियस डिनोमिनेशन से टैक्स लेगी तो फिर उसे उस रिलीजन को प्रमोट करने के लिए उस टैक्स को यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि किसी भी जो भी पर्सन है वो अगर रिलीजियस डिनोमिनेशन या इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी, उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? अब नेक्स्ट है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब हमें रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको अटेंड करने की फ्रीडम है, हम चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते। कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में? इसमें 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिए हैं। पहला, होली मेंटेन बाय द स्टेट, जो पूरी तरह से स्टेट मेंटेन करता है, जो पब्लिक है, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना प्रोहिबिटेड है, उसमें नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो स्टेट के थ्रू मेंटेन किया गया और हमारा जो स्टेट है वो सेक्युलर है, वो किसी भी तरह के रिलीजन को नहीं मानता। सेकेंड है रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया उसके अंदर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कंपल्सरी नहीं है कि देना ही पड़ेगा, आपकी मर्ज़ी है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो नहीं दे सकते। थर्ड है एड फ्रॉम द स्टेट, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस ने
रिलीजियस कोई डिनोमिनेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको थोड़ी बहुत जो एड है वो स्टेट से मिल रही है, तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दें ही, आपकी मर्ज़ी है, आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कंपल्सरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में था होली मेंटेन बाय जो स्टेट है, उसमें प्रोहिबिटेड है, कंपल्सरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते आप, ठीक है। जो बी एंड सी हैं, इनमें आप आपकी मर्ज़ी से, परमिटेड बट वॉलेंट्री, मतलब आप अपनी इसमें ये परमिशन दी गई है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। डी, द रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट से चलते हैं, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट्स द्वारा किया जाता है, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस तो अलाउड हैं, अगर वो चाहें तो उसको कंपल्सरी भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने 2 फंडामेंटल राइट आज हमने कंप्लीट किए हैं, एक तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड उससे भी नेक्स्ट फंडामेंटल राइट। अगर आपको इससे पिछला वीडियो देखना है इस क्लास का, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।